हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर पठन व लेखन क्षमता का विकास, आज मैं उसी की क्लास लेकर के आई हूँ। इसमें आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो ध्वनि का उच्चारण व आपके कौशल रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। अगर हम भाषा में बात करें तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो भाषा के होते हैं 4 कौशल। सेम आपके इंग्लिश में भी ये 4 कौशल है और हिंदी में भी 4 कौशल है। कौन कौन से हैं? तो शॉर्ट ट्रिक में इसको हम याद करते हैं। सुबोपली। सु मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, प मीन्स पढ़ना और लि मीन्स लिखना। सुबोपली, और ये क्रम से ही चलते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हें सुनना को हम श्रवण कौशल भी बोलते हैं, बोलना को वाचन कौशल, पढ़ना को पठन कौशल और लिखना को लेखन कौशल। ठीक है, आगे आते हैं हम। श्रवण कौशल क्या होता है? तो बात अगर हम करें श्रवण कौशल की, तो श्रवण जो शब्द है ये श्रु धातु से बना हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है सुनना। अर्थात जब हम किसी की बात को सुनने व उसका अर्थ ग्रहण करते हैं सुन करके, तो यही क्रिया कहलाती है क्या? श्रवण कौशल। सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल के महत्व या उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य इसका ये है कि अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना। बच्चा क्या हो, चीज़ों को सुने और उसके बाद उसका अर्थ समझने लगे। दूसरा इसका उद्देश्य रहता है कि श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे दूसरे की बात ध्यान से सुने। यानी कि श्रवण कौशल का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चा है वो सामने वाले व्यक्ति की, टीचर की, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनकी बात को सुने और ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सुन रहा है तो आधी बात रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। अगर शिक्षक कोई बात समझा रहा है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा है, समझा रहा है और बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा तो क्या होगा? सही से समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, इसलिए ध्यान से सुने। इसके बाद है वक्ता के मन के भावों को समझने योग्य बनाना, कि जो भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है उसकी बात को समझने की क्षमता भी हमारे अंदर आनी चाहिए। हम उसके भावों को पढ़ पाए, उसके चाहे वो चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, चाहे वो जो बोल रहा है उसकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो सुन करके समझ पाए कि हाँ ये किस अवस्था में, दुखी अवस्था में या खुश है। होता है ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारे जो आवाज़ में आप चहक जो होती है वो अलग ही होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो कितना भी हम कोशिश करें ये जताने की सामने वाले को या दिखाने की कि हम खुश हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को हमारी आवाज़ से, बोलचाल से पता चल जाता है कि हाँ बात आखिर है क्या। ठीक है, तो ये भी श्रवण कौशल का एक उद्देश्य है कि सामने वाले व्यक्ति के भावों को समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित करना। नेक्स्ट आप इसका पॉइंट रहेगा कि शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। श्रवण कौशल में ये भी है, देखो जब हम सुनेंगे तभी हम सही उच्चारित कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, श्रवण कौशल कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये मदद हेल्प करेगा हमारी कि हम चीज़ों को सुने सही से और सही उच्चारण करें। तो उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियाँ रहेंगी वो इसके माध्यम से दूर होती रहेंगी। लास्ट पॉइंट रहेगा इसका, भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो कोई भी आपका कौशल आ जाए वहाँ पर आप इस पॉइंट को ज़रूर लिख सकते हैं कि भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं, श्रवण कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली विधि रहेगी प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि आप क्वेश्चन आंसर करके भी श्रवण कौशल वहाँ पर हो सकता है। बच्चे में बढ़ेगा कि शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है और बच्चा सुन करके उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, दूसरा है सस्वर वाचन, मतलब कि आपने बोला उसके बाद बच्चा उसी बात को रिपीट करेगा, सस्वर वाचन स्वर के साथ में, तो यह भी श्रवण कौशल काम करेगा। भाषण, यानी कि कोई भी टॉपिक वगैरह बच्चों को छोटे छोटे दे दिए जाते हैं ना, शॉर्ट टॉपिक, जैसे गांधी जयंती है तो बच्चों को कुछ पंक्तियाँ लिख करके लानी है और उस पर बोलनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी श्रवण कौशल आएगा कि एक बच्चा बोलेगा दूसरा उसको सुनेगा, तो श्रवण कौशल यहाँ भी कार्य करेगा आपका। और आपका नेक्स्ट है कहानी कहना और लास्ट है वाद विवाद। तो ये सारे जो है ये सारी श्रवण कौशल की विधियाँ हैं, इससे हम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं, बच्चे में सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कविता, कहानियों और लोकगीतों में छुपे हुए भाव। तो कविता क्या होती है? कविता की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपकी 2 विधाएं होती हैं। सबसे पहली होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य। किसकी बात करें अगर हम हिंदी की? हिंदी में 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत आपकी कहानियाँ,
आत्मकथा, ठीक है, एकांकी, संस्मरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि गद्य एक ऐसी विधा है जिसमें तुकबंदी की आवश्यकता नहीं होती, ना लय की आवश्यकता है, ठीक है। सीधे आपके मन में जो भी विचार आए आप उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए, वो हो जाती है गद्य विधा। पद्य की बात करें तो पद्य ऐसी विधा है जहाँ पर लय तुकबंदी की आवश्यकता पड़ती है। कविता आपने देखी होगी तो मोस्टली कविताएं कैसी होती हैं, तुकबंदी पर ही आधारित होती हैं। यानी कि उनके लास्ट के जो वर्ड होंगे कहीं ना कहीं क्या बना रहे होंगे, तुक बना रहे होंगे, ठीक है। तो कविता जो है आपकी वो किसके अंतर्गत आती है, पद्य विधा के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। भजन भी आपका पद्य में आएगा, गीत भी पद्य में आएगा। तो कविता को अगर हम लिखना चाहें कि कविता क्या है, तो कविता ताल, लय, छंद, तुकबंदी इन सब से युक्त रचना है। और गद्य की जब हम बात करते हैं, चाहे वो कहानी लिखना चाहें, किसी की भी डेफिनेशन, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि गद्य जो है वो लय, ताल इन सब से मुक्त रचनाएं होती हैं। और दूसरी बात, कविता के अंतर्गत हम अलंकार, रस, इनका योग मतलब इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको अलंकार इसके बाद पढ़ाऊंगी, वहाँ बताऊंगी कि मोस्टली जो आपकी पद्य रचनाएं होती हैं आपको वहाँ अलंकार देखने को मिलता है। जो कविताएं होती हैं वो जैसे बोला जाता है ना, अलंकार शब्द का जब आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अलंकार का मतलब है आभूषण। जिसे महिलाएं सजावट के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे ही जो भी लिखी हुई कविता है उसका जो क्या कहते हैं, सजावट जो उसकी की जाती है, उसका जो सौंदर्य बढ़ाती हैं, वो क्या बढ़ाती हैं, वो बढ़ाते हैं आपके अलंकार। तो कविता का एक आभूषण जो है वो क्या है, अलंकार है। तो अलंकार भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कविता के अंतर्गत, ठीक है। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या रहेंगे, तो पहला उद्देश्य यही रहेगा कि ये कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। और दूसरा उद्देश्य रहेगा कविता के प्रति प्रेम व रुचि को उत्पन्न करना, रसानुभूति व सौंदर्यानुभूति कराना, कि बच्चे को पता चले कि जो कविता है इसमें क्या रस है, कविता का क्या सौंदर्य होता है। जो पद्य रचनाएं होती हैं वो तो गद्य से ज़्यादा क्या होती हैं, प्रभावशाली होती है। इसे देखो बच्चे कितनी जल्दी कविता याद कर लेते हैं, है ना। 2-3 बार पढ़ते हैं उनको कविता तुरंत याद हो जाती है और अच्छा भी लगता है बोलने में। तो कहीं ना कहीं रसानुभूति व सौंदर्यानुभूति का अनुभव कराना, इसके बाद सृजनात्मकता का विकास करवाना, और लास्ट पॉइंट रहेगा काव्य शैलियों से परिचित कराना, ठीक है। अलग अलग शैलियों में कविताएँ लिखी होती हैं तो उन शैलियों से परिचित कराना, ठीक है। हमारे साहित्य से परिचित कराना ये भी आ जाएगा। कविता शिक्षण की विधियों की बात करें तो गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्यान प्रणाली, ये सारी की सारी कविता शिक्षण की विधियां हैं। और कविता के प्रकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार की कविताएं होती हैं, जैसे बाल गीत तो छोटे बच्चों की कविताएं हो जाएंगी। नाटकीय कविताएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं, 2 पात्र लेकर के कविता बना दी जाती है, ठीक है, वो नाटकीय कविता हो जाएगी। वर्णनात्मक कविता, यानी कि वो कविता किसी एक घटना का वर्णन करने वाली हो तो वो भी क्या हो जाएगी, वर्णनात्मक कविता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनके प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप चाहें तो अपनी भाषा में एक एक पॉइंट लिख सकते हो। आगे आते हैं कहानी शिक्षण क्या होता है। तो ये जो कहानी है ये किसके अंतर्गत आएगी, कहानी आएगी गद्य विधा के अंतर्गत, ठीक है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसमें जीवन के किसी भी पक्ष का कल्पना मिश्रित मार्मिक व रोचक वर्णन किया जाता है। कहानी में क्या करते हैं, हमारे जीवन में जुड़ी हुई कोई भी घटना है उसमें थोड़ी सी कल्पना को मिक्स करेंगे और फिर हम वर्णन करेंगे। यानी कि हम कहीं ना कहीं वास्तविकता और जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको मिक्स करके, उनका मेलजोल करके वर्णन करते हैं, तो हमारी बन जाती है कहानियाँ, ठीक है। तो कहानी समझ गए हैं। कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा, तो पहला उद्देश्य तो सेम वही रहना है, सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है। दोनों पॉइंट ऐड कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपके बन जाएंगे। साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, ये ऐसे कॉमन पॉइंट है जो गद्य का उद्देश्य आ जाए, पद्य का उद्देश्य आ जाए, कविता शिक्षण का उद्देश्य आ जाए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य आ जाए, सब में इस पॉइंट को लिख देना, ठीक है। और तर्क व कल्पना शक्ति का विकास करना। और इसके बाद जो कहानियाँ होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका ये वाला पॉइंट कि ये नैतिक मूल्यों का विकास भी करती हैं। छोटे बच्चों को जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट में एक सीख बताई जाती है कि इस कहानी से क्या सीख मिलती, क्या शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य पर आधारित होती है। जैसे लालच करना बुरी बला है, ठीक है, ऐसे लास्ट में आते हैं ना पॉइंट निकल
निकल करके कि कोई कहानी सिखाई गई, जैसे लोमड़ी की और आपने सारस की कहानी सुनी होगी ना, तो वहाँ पर भी इस तरीके की लास्ट में एक सीख निकल के आती है। ऐसी ईमानदारी के ऊपर कहानियाँ बहुत सारी सुनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य को बढ़ाती हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ। तो वार्तालाप विधि, बातचीत करके कहानी शिक्षण हो सकता है, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि, कहानी कथन विधि, ये सारी की सारी कहानी शिक्षण की विधियाँ, और ये आपने कहीं ना कहीं सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में नहीं आता इसके अंदर का। नेक्स्ट आते हैं लोकगीत पर। तो लोकगीत को जब हम देखेंगे तो ये शब्द ही आपको बता रहा है कि आखिर ये है क्या। लोक मीन्स लोग और गीत मीन्स गीत, यानी कि लोकगीत लोगों के ही गीत हैं। लोक का मतलब लोक, एक पर्टिकुलर किसी स्थान पर ये चल रहे होंगे। तो ये लोकगीत ऐसे गीत होते हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि आसपास का पूरा समाज अपनाता है। ये जो है किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय भाषा में लिखे गए गीत होते हैं। जैसे आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस स्थान पर, उस एरिया में कोई ना कोई लोकगीत चल रहा होगा। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे लोकगीत हैं, सेम ऐसे ही लोक नृत्य भी होते हैं। तो लोकगीत और लोक नृत्य हैं क्या, ये किसी विशेष स्थान पर ही, उस विशेष क्षेत्र में ही प्रचलित होंगे और उस स्थान के रहने वाले सभी लोग इसको अपना रहे होंगे, इसको गा रहे होंगे, इनका प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण। उच्चारण क्या होता है? तो उच्चारण का तात्पर्य है कि वर्णों को बोलना स्वर के साथ। ठीक है ना, उच्चारण का मतलब क्या है कि ध्वनि निकालते हुए ध्वनि के साथ में वर्णों को बोलना, मुख से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं भी उच्चारण कर रही हूँ कहीं ना कहीं। शुद्ध उच्चारण क्या होता है? तो केवल ध्वनियों या वर्णों को बोलना ही शुद्ध उच्चारण नहीं है, बल्कि वर्णों का शब्द या वाक्य स्वर पर भी वाक्य स्तर पर भी उचित लय गति के साथ उच्चारण करना ही शुद्ध उच्चारण कहलाता है। शुद्ध उच्चारण का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बोले जा रहे हो, वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध उच्चारण वह उच्चारण होता है जिसमें जो भी वाक्य बोला जा रहा है, जो भी कविता पढ़ी जा रही, कुछ भी आप मान सकते हैं, उसका उचित स्वर में उच्चारण किया जाए। यानी कि आरोह अवरोह का ध्यान रखो, उतार चढ़ाव का ध्यान रखो, और जो भी उसमें रस या कुछ भी पॉइंट आ रहा है, वीरता का भाव आ रहा है, कोई भी भावना अगर वहाँ पर आ रही है उस पॉइंट पर, तो आपकी आवाज़ में भी वो भावना झलकनी चाहिए। जैसे आप महाराणा प्रताप की कहानी बच्चों को सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवाज़ में तेज वीरता, आवाज़ से ही प्रदर्शन हो कि हाँ पता चल रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे राणा का कौन सा है, एक मुझे पंक्ति याद नहीं आ रही है यहाँ पर, अभी याद आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, कोई भी आपकी पंक्ति हो या कोई भी आप बच्चों को जैसे अलंकार पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे भले ही कविता का भी आप वाचन कर रहे हैं बच्चों के सामने, कोई कविता भी आप सुना रहे हैं या कविता की जगह कोई कहानी भी अगर वहाँ बच्चों को सुना रहे हैं, चाहे वो किसी की भी कहानी हो, किसी महापुरुष की है, किसी की भी कहानी है, तो उस जिसकी आप कहानी सुना रहे हैं उस व्यक्ति का जैसा चरित्र था, जैसा उसका पात्र जो भी वहाँ पर आप प्रकट करने जा रहे हैं, तो आपकी आवाज़ में, आपकी स्वर में भी वो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जैसे वीरता का भाव आ रहा है तो वीर आना चाहिए, जहाँ क्रोध का भाव आ रहा है तो आवाज़ में थोड़ा भारीपन, क्रोध झलकना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें, तभी शुद्ध उच्चारण होता है वो। ठीक है, और स्पष्ट भी होना चाहिए। उच्चारण की एक खासियत है, मैंने आपको जब ध्वनि पढ़ाई थी वहाँ बोला था ये पॉइंट। उच्चारण के मतलब जो ध्वनि होती है उसकी क्या क्या पॉइंट होते हैं, स्पष्टता होती है कि स्पष्ट बोला जाए ताकि बच्चों को क्लियर सुनाई दे। ठीक है, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो अशुद्धियाँ हैं मात्रा संबंधी, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। जो चीज़ हम करेंगे वही वो करेंगे, और अगर आप गलत बोलेंगे, गलत लिखेंगे, तो बच्चों कहीं ना कहीं बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो अशुद्ध उच्चारण क्या होता है? जब हमारे उच्चारण में कहीं ना कहीं शब्दों की, वर्णों की या मात्राओं की जब अशुद्धि होती है तो वहाँ होता है अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका दोनों लेवल पर। ये आपका आरंभिक स्तर वाले क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है। अशुद्ध उच्चारण का पहला कारण है कि ध्वनियों व उनके उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान न होना। जैसे बच्चे को नहीं पता है श और सा का उच्चारण स्थान, नहीं पता है कि कौन सा तालव्य है, कौन सा दंती है और कौन सा मूर्धन्य श है, तो उसको वो सही से उच्चारित नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही ई,
मात्रा हो गई ऊ, ठीक है। इन मात्राओं को अगर नहीं पता है तो वो, अगर उसको स्थान नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये जो मात्रा है उसको कितनी देर तक बोला जाता है, छोटी मात्रा है वो कम समय लेती हैं, या जो मतलब आपके ह्रस्व स्वर है वो कम समय लेंगे, और जो दीर्घ स्वर हैं उनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो कहीं ना कहीं उच्चारण अशुद्ध होगा। शर्मीला स्वभाव होना या फिर भय व डर के कारण भी अशुद्ध उच्चारण आता है। जैसे कुछ बच्चे शाई होते हैं ना, उनको आप खड़ा कर दो और सारी क्लास बैठी हुई है और आप किसी एक को खड़ा करके क्वेश्चन पूछो, वो बच्चा मतलब शर्मीले स्वभाव का है, थोड़ा शाई है, तो क्या है वो शर्माता रहेगा और बोलेगा तो उस टाइम पर भी अशुद्ध बोलेगा। वो कभी कभी होता है ना शुद्ध नहीं बोल पाता है, तो शर्मीला स्वभाव भी यहाँ पर बाधक है। और डर में भी बच्चा कभी कभी अशुद्ध बोलता है। थर्ड रहेगा लय, बल, गति आदि की जानकारी नहीं होना। जैसे आपने देखा है बहुत से बच्चे, जब उनसे पहली बार आप कविता या कहानी पढ़वाएं, जो भी चैप्टर है उसको पढ़वाते हैं, तो बहुत स्पीड में पढ़ देते हैं, विराम चिन्ह लगा है बट रुक ही नहीं रहे हैं। तो इन सब का अगर ज्ञान नहीं होगा तब भी कहीं ना कहीं उच्चारण कैसा होगा, अशुद्ध होगा। क्षेत्रीय बोली का प्रभाव होना, ये भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है। शारीरिक विकार के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे किसी का मतलब कोई पैरालाइज है या कुछ अजीब सा है, कुछ विकार है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो उसके कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। हकलाना व तुतलाना, ये सब क्या है, अशुद्ध उच्चारण के कारण। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार की बात करते हैं तो देखो, पहला प्रकार है ई का ई बोलना। ऐसे आप और भी लिख सकते हो यहाँ पर, ऊ को ऊ बोलना या फिर ऊ को ऊ बोलना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। औ का औ या फिर ओ का औ बोलना, सा को शा व शा को सा बोलना, ठीक है। या को जा पढ़ना, ठीक है। बहुत सी जगह क्या है, या जा में बहुत अंतर रहता है, यमुना जमुना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। री को रा पढ़ना, और स्वरागम जैसे स्कूल वगैरह, एक स्वर का आगमन हो जाना, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो ये सारे क्या रहेंगे, अशुद्ध उच्चारण के कारण रहेंगे। और ये खासकर री को बहुत लोग रा पढ़ते हैं। आगे आते हैं अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो पहला उपाय यही रहेगा, जितना हो सके बार बार अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, TLM का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक ऑडियो क्लिप बना ली जाए और उस ऑडियो क्लिप को बार बार बच्चों को सुनाया जाए, जो कठिन शब्द हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उनका उच्चारण उन शब्दों को लेकर के शुद्ध हो जाएगा। अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, इन सब का पूर्ण ज्ञान कराया जाए, ठीक है। चंद्र बिंदु और बिंदु के उच्चारण में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो पहले से ही इनका उच्चारण बार बार कराया जाए कि चांद, माँ, ऐसे अंग, जैसे माँ में क्या लाती, चंद्र बिंदु आती है, और अंग में क्या आती है, बिंदु आती है। तो जब बार बार इसको सीखेंगे वो तो समझ जाएंगे कि हाँ, जब इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख दोनों से आवाज़ आती है, वायु निकलती है। और जब केवल हम उसका उच्चारण करेंगे बिंदु का, तब वहाँ पर क्या होता है, केवल नासिका से ही आवाज़ आती है, ठीक है। इस तरीके से छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान देना। शिक्षक को भी जो वाचन वो कर रहा है वो शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट रहेगा, ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान से परिचित करा करके उनका अभ्यास कराना। तो ये सब आपके रहेंगे अशुद्ध उच्चारण के दूर करने के उपाय। तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।